हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारी दूसरी किताब है, जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, कंपनी खातों की बात करते हैं और जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वित्तीय विवरण है, उनके विश्लेषण की बात करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहली किताब थी उसमें हम लोग किसकी बात कर रहे थे, तो उसमें नॉन फॉर प्रॉफिट जो एनपीओस हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी संस्थाएं जो अलाभकारी हैं, और पार्टनरशिप, इनकी बात कर रहे थे। और ये भी एक तरह से कक्षा 11 के कंटिन्यूएशन में एक सिस्टमेटिक विषय है हमारा। सिस्टमेटिक समझते हैं, एक क्रमागत है। अगर आपको पहले की चीज नहीं पता है तो आपको आगे की चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 11th क्लास के वीडियोस भी आप देख लें अगर आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, हमारा जो पहला चैप्टर, और एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड भी है। क्या है? नेसेसिटी भी है, एक आवश्यकता भी है, महत्वपूर्ण भी है, और वो आपको समझना चाहिए कि लेखांकन जैसा जो विषय है ना, लेखाशास्त्र, अकाउंटेंसी, इसमें बहुत ही ज्यादा इंग्लिश टर्म्स का यूज होता है। किसका यूज होता है? इंग्लिश टर्म्स का। क्यों? क्योंकि हम लोग आजकल जो प्रैक्टिकली अकाउंटिंग की जाती है उसमें हम लोग हिंदी में नहीं यूज कर रहे होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ इंग्लिश में ही करना है, वो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको आपको इंग्लिश में भी समझना चाहिए। क्योंकि कक्षा 11 में ही आपने एक तरह से अकाउंटेंसी पढ़ना एक विषय के रूप में स्टार्ट किया, उसके पहले तुम लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ा नहीं है। बहुत कम बेसिक थ्योरी में, कभी कभी हम लोगों को 9th और 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मूलभूत रूप से हमें अकाउंटेंसी कब पढ़ने को स्टार्ट किया हम लोगों ने? कक्षा 11 में आकर के। और अगर हम इस विषय में आगे अपना करियर बनाएंगे तो हम लोग इंग्लिश के टर्म्स को यूज कर रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा हिंदी में टर्म्स और उनको इंग्लिश में भी बताऊंगा, जिससे कि आप उस चीज को समझ पाए और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस हो पाए और आप भी हैबिचुअल हो पाए। हैबिचुअल मतलब आपकी आदत पड़ पाए उन सारे शब्दों को बोलने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है अंश पूंजी के लिए लेखांकन। अंश पूंजी क्या होती है? अंश पूंजी होती है शेयर कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी, शेयर मतलब अंश। तो इसके लिए लेखांकन की हम लोग बात करेंगे, और ये कहां पर महत्वपूर्ण होता है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग तरह के व्यवसाय होते हैं, व्यवसाय करने के जो संगठन होते हैं उनका अलग अलग तरह का प्रारूप होता है। जैसे एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व होता है, जिसमें कोई अकेला दुकानदार है या कोई ऐसी कंपनी चला रहा है जिसमें वो अकेला मालिक है, वो कंपनी नहीं होगी। फिर एकल, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, आपने पहले पढ़ा भी होगा बिजनेस स्टडीज में, कक्षा 11 में भी पढ़ रखा होगा आपने व्यवसाय अध्ययन में। तो एक तो आपकी हो जाती है क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं एकल स्वामित्व। कोई चीज है, मैं चला रहा हूं, जो भी मेरा व्यवसाय है, मैं अकेला ही उसका मालिक हूं। ठीक है, ऐसे ही हमारी साझेदारी हो जाती है, पार्टनरशिप आ जाती है। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? साझेदारी, पार्टनरशिप है। और इन दोनों में ही कुछ कमियां थी। क्या थी कमियां? कमियां, जो सबसे बड़ी कमियां है इन दोनों में, वो ये है कि देखो यार, एकल स्वामित्व में एक तो आपको सबसे बड़ी समस्या ये आ रही होती है कि एक अकेला इंसान सारी चीजें बहुत अच्छे से नहीं कर सकता, है ना। उसके पास हर तरह का स्किल हो, ये नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और मान लीजिए स्किल है भी, तो स्किल होने के बाद में क्या उसके पास हर स्किल को यूज करने का टाइम है? नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो इंसान जो भी कुछ कर पा रहा है समाज में, उसका जो व्यवसाय है उसको बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा। और अगर व्यवसाय बहुत बड़ा नहीं होगा तो बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो पूरे समाज की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो सकती। दूसरी कमी क्या होती है एकल स्वामित्व में? एकल स्वामित्व में दूसरी जो बहुत बड़ी कमी होती है वो होती है कि पूंजी लिमिटेड होती है। पूंजी लिमिटेड होती है मतलब एक सीमा से ज्यादा आप पूंजी लेकर के आ नहीं सकते। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्रॉफिट होता जा रहा है, फिर भी आप कितना पैसा ला सकते हो? तो ये एक लिमिटेशन है। एकल स्वामित्व के तरह के जो संगठन होते हैं, संगठन उनको बोल इसलिए सकते हैं क्योंकि व्यवसाय कर रहे हैं, तो जिस प्रारूप को बना करके हम व्यवसाय कर रहे हैं उसमें ये कमी आती है। ऐसे ही साझेदारी में भी यही दोनों कमियां हैं। एकल स्वामित्व में जितनी लिमिटेशन थी पूंजी की उतनी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इसमें साझेदार आ जाते हैं, तो ज्यादा लोगों से आप पैसे ला सकते हो व्यवसाय शुरू करने के लिए। ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा एक्सपर्टीज भी हो सकती है। एक्सपर्टीज मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला? एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज मतलब आपको उस चीज को करने में महारत हासिल है, तो आपको बोला जाता है कि आप एक्सपर्ट हो। और एक्सपर्ट होने का क्या होता है कि आपको महारत है, उसको बोल देते हैं एक्सपर्टीज। महारत हासिल है तो आप हैं एक्सपर्ट। तो एक्सपर्टीज आपको ज्यादा हो सकती है क्योंकि साझेदार में कई तरह के लोग हैं, और कोई इंसान कोई काम अच्छा कर रहा है, कोई इंसान कोई काम अच्छा कर रहा है। लेकिन इन दोनों में ही एक और कमी होती है, वो होती है, मान लीजिए मैंने किसी अच्छे उद्देश्य से बिजनेस को स्टार्ट किया, कोई बहुत अच्छा बिजनेस, मैंने सोचा कि यार ये काम करता हूं, इससे मुझे भी बहुत फायदा होगा और पूरे समाज को भी फायदा होगा। और मान लीजिए मैं फेल कर गया। क्या किया? मैं फेल कर गया, नहीं सक्सेसफुल हो पाया। और उस दौरान मैंने बिजनेस चलाने के टाइम पर मैंने बैंक्स को दिखाया
कि देखिए भाई साहब, ये मेरा बिजनेस प्लान है और इस प्लान को अगर मैं चलाऊंगा तो मुझे बहुत फायदा होगा और साथ में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही होगी, बाकी लोगों को फायदा भी हो रहा होगा, बैंक को भी समझ में आ गया कि यार काम तो इसका सही है। तो क्या करते हैं, इसको लोन दे देते हैं बहुत बड़ा। उसने क्या किया, बैंक ने मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए। अब अगर मैं एकल स्वामित्व चला रहा था या फिर साझेदारी में कर रहा था और मेरा बिजनेस फेल कर गया, तो फिर क्या होगा, उस स्थिति में मेरी जो खुद की संपत्ति है वो भी कुर्क की जा सकती है। क्या की जा सकती है, कुर्क की जा सकती है। मतलब क्या हो सकता है, यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है, क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब अगर आपका नुकसान हुआ है तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो आपका हर्जाना है वो आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी से भी लिया जा सकता है। किससे लिया जा सकता है, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी से। तो मेरा घर भी बिक सकता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जो उद्यमता होती है ना, उद्यमता समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें पीछे आदमी जाने लग जाता है। उसको लगता है यार कि कम से कम मेरा घर बार तो ना बिक जाए, जो मेरी पैतृक संपत्ति है वो ना बिक जाए। मैं काम करना चाहता हूं, अच्छी नीयत से करना चाहता हूं, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे नुकसान हो गया तो ये लोग तो अपना उधार चुकाने के लिए मेरा पूरा पूरा घर भी बेच सकते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में 5 फैक्टर्स हम लोग गिनते हैं प्रोडक्शन के, जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो पहला क्या होता है हमारा, लैंड, लैंड मतलब भूमि, लेबर मतलब श्रम, फिर उसके बाद से कैपिटल मतलब पूंजी। ये 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद से चौथा आता है उद्यमिता। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। कोई इंसान हो जो काम करना चाह रहा है, कुछ नया लेकर के आना चाह रहा है, तो वो भी एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एकदम फंडामेंटल माना जाता है। और उसके बाद से होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो उद्यमिता को पीछे की तरफ धकेल देता है अगर हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं कि मुझे नुकसान हो गया तो आप मेरी व्यक्तिगत संपत्ति भी ले सकते हो। और इन सारी लिमिटेशंस की वजह से जो हमारा एक इवोल्यूशन हो रहा होता है, किसका, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, जो बिजनेस संगठन है, व्यवसाय के संगठन है, उनमें एक तरह का जो विकास हो रहा होता है, उसमें हम लोग अगले पड़ाव पर जब पहुंचते हैं तो वो पड़ाव आ जाता है किसका, कंपनी का। अब इनमें जो जो कमियां थी ना, ये व्यवसाय अध्ययन की बात है, लेकिन हम लोग क्योंकि पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, एक बार एक तरह से रिवीजन भी है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि सबसे पहली बात, एक मालिक हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। और वास्तव में जो इंडिया में कंपनीज एक्ट है उसमें आमतौर पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक, तो उसमें अधिकतम 200 लोग हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 200। ये अधिकतम है, ये कम से कम है। अच्छा, एक और तरह की कंपनी होती है, ओपीसी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। इसमें एक ही आदमी होता है, एक इंसान है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी लिमिटेशन होती है कि पिछले 3 साल में ऑन एन एवरेज आपका 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर ना हो, है ना, 50 लाख से ज्यादा की पेड अप कैपिटल ना हो। इस तरह के कुछ कुछ है जिनको मैं, जो टर्म्स है वो बता दूंगा एग्जैक्टली क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन आमतौर पर जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, कम से कम 2 लोगों की होने की जरूरत होती है। अच्छा, तो आप बोलेंगे कि सर साझेदारी में भी तो वो बात हो सकती है। वो भी बात सही है, साझेदारी में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज होती है कि यहाँ पर 2 से आप कई सारे लोगों को बढ़ा सकते हो, 200 तक जा सकते हो, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी। और पब्लिक कंपनी अगर आपने कर दी तो फिर आप इनफाइनाइट लोगों को ला सकते हो, अनंत, कितने भी लोग आ सकते हैं। कब, जब पब्लिक कंपनी है। कैसी है, पब्लिक, ठीक। अच्छा, तो आप सोचोगे पब्लिक कंपनी हो गई या कंपनी हो गई, इसका ये एक बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट ये सोचो कि यार जब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो पूंजी भी आप बहुत सारे लोगों से ला सकते हो। तो यहाँ की जो पहली लिमिटेशन थी कि आप पूंजी नहीं ला सकते हो, वो यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी लिमिटेशन क्या होती है कि आपको सारी चीजें आती नहीं, स्किल्स बहुत सारे नहीं हो सकते, अलग अलग तरह का काम करना नहीं आता है। तो यहाँ पर जो कंपनी के मालिक हैं वो मैनेजमेंट को डिसाइड कर सकते हैं कि ये लोग काम करेंगे। जैसे अभी गूगल है, तो गूगल में जो भी उसके मालिक है, मालिक कौन होता है, मेन मालिक वो होता है जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, और एक होता है उसका मैनेजमेंट। तो जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गूगल के, सुंदर पिचई साहब, जो एक भारतीय हैं, ऐसे ही सत्या नडेला साहब जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, वो लोग क्या करते हैं, वो उनका मेन काम होता है मैनेज करने का, प्रबंध करने का, उसका जो प्रबंधन है कंपनी का वो देखने का। वो किसका काम होता है, सीईओ का। लेकिन जो मुख्य मालिक है उनके पास शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो मालिक है कंपनी के, वो हो सकता है कि कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज जो है, जो रोजमर्रा का काम है कंपनी का, कहां पर प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा डिसीजन लेना है, ये सब काम में इन्वॉल्व ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन उनके ऊपर की जो मेन बॉडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संचालक मंडल। अब संचालक मंडल भी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बीओडी बोला जाता है, बीओडी। बीओडी का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सारे टर्म्स इतने ज्यादा कॉमन है ना कि आप लोग यही यूज करोगे।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदी में भूल जाएं, लेकिन क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम आगे जाकर के काम कर रहे होंगे तो हम इन सारे टर्म्स को इंग्लिश में यूज करेंगे, तो इस वजह से इनको भी आप समझते जाइए। तो होता क्या है, देखो कंपनी में जो सबसे बड़ी कमियां इन दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में थी या व्यवसाय के जो प्रारूप में थी, वो दूर करने के लिए कंपनी आ जाती है। और तीसरी मैंने बात बोला था, अनलिमिटेड लायबिलिटी यहां पर हुआ करती थी, यहां पर होती है लिमिटेड लायबिलिटी। क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी। मान लीजिए मैंने कंपनी शुरू की, मुझे घाटा हो गया, तो कंपनी में जितना मेरा हिस्सा है उतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि कंपनी होती क्या है, अब आप समझिए। यहां पर आपको एक बहुत ही, कुछ लोगों को हो सकता है ये चीज पहले कभी सोची ना हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी कंपनी है, आपने कभी कंपनी को देखा? आप देख नहीं सकते हो कंपनी को। कंपनी को इंसान होती है क्या? नहीं होती है, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लीगल पर्सन। क्या बोलते हैं? लीगल पर्सन। एक वैधानिक रूप से एक इंसान है, कानूनी इंसान है कंपनी। जो कंपनी को इंसान नहीं है, लेकिन कानून उसको एक इंसान की तरह मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो कंपनी के नाम से। कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आप बोलोगे सर कंपनी तो अगर इंसान नहीं है तो उसका हाथ का अंगूठा तो आप लगवा नहीं सकते हो, है ना? अंगूठा आप लगवा नहीं सकते हो तो क्या करोगे? साइन करवाओगे। अब साइन भी नहीं कर सकता, कंपनी नहीं है। तो कंपनी के लिए क्या होती है? एक मोहर होती है। क्या होती है? मोहर। आप समझ रहे? उसकी सील होती है। क्या उसको हम लोग बोलते हैं? सील। ठीक, तो कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें वो ठप्पा लगा देते हैं। वो ठप्पा लगता है किसका लगता है? सील का लगता है। तो एक इंसान है नहीं, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि कोई एक लीगल इंसान है। कैसा है? कानूनी रूप से इंसान है। देख नहीं सकते उसको, छू नहीं सकते उसको, इनटेंजिबल है। और उसके बाद भी आप ये समझिए कि आज की जो दुनिया है उसमें इस तरह का संगठन कितने ज्यादा पावरफुल हैं। सारे हम लोग हर तरफ कंपनी से घिरे हुए हैं। कुछ भी, आप टूथपेस्ट यूज करते हो, एक कंपनी बनाती है। आप कपड़े पहनते हो ना, वो भी एक कंपनी बनाती है। उस कपड़े को बनाने में जो धागा लगता है वो भी कोई कंपनी बना रही है। हो सकता है आपके घर में जो पानी आ रहा है, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आ रहा है, आपकी नगर पालिका नगर निगम से आ रहा है, वो भी एक तरह का कंपनी तो एग्जैक्टली नहीं है, बट हाँ कॉर्पोरेशन हम लोग उसको बोलते हैं इंग्लिश में। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां पर आ जाती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती। आपने कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखा नहीं है, नगर निगम को देखा नहीं है। समझ रहे हैं? तो हो क्या रहा है, जो चीज कभी दिखाई नहीं पड़ रही है ना, आप उसको छू पा रहे हो। एक आइडिया है। क्या है? एक विचार है। क्या है? एक विचार है। तो आपको सोचेगा कि अरे ये तो कितनी खोखली चीज हो गई। एक विचार पे सारी चीजें चल रही हैं, किसी ने देखा नहीं है, सारे लोगों ने मान लिया ऐसा। और एक हमारे बहुत ही अच्छे महान, आज के टाइम पर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, समकालीन विश्व में एक बहुत ही बड़े ऑथर है, लेखक है। क्या नाम है उनका? युवल नोआ हरेरी। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। एक इनकी किताब है सेपियंस नाम की। मैं बहुत ही ज्यादा, मुझे व्यक्तिगत जीवन में प्रभावित किया इस किताब में। इस किताब में ये ऐसे आइडियाज की बात करते हैं जिनको देखा नहीं है लोगों ने, लेकिन ये आइडियाज लोगों की जिंदगी को पूरा पूरा एक तरह से दिशा देते हैं हर समय पर। जैसे आपने देश को देखा है क्या कभी? आप कहेंगे कैसे नहीं देखा है, भारत तो ये है, ये जमीन है। तो देखिए, भारत सिर्फ जमीन नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे कि भारत यहाँ के लोग हैं? भारत लोग भी हैं, भारत जमीन भी है। भारत तब है जब दुनिया के बाकी देश माने कि ये भारत है। समझ जाए, किसी नेशन स्टेट की मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाऊंगा तो उसमें 4 चीजें फंडामेंटल होती हैं कि एक वहां का खुद का लॉ ऑफ द लैंड हो, अपने यहाँ का कुछ कानून हो, कुछ संविधान हो। तो फंडामेंटल लॉ हमारे यहाँ का संविधान है। फिर वहां पर कुछ लोग हो, वहां पे कुछ जमीन हो, और बाकी लोग माने कि ये कोई एक देश है। जैसे एक देश है अपने यहाँ, एक ताइवान है, चीन के पास में है। चीन उसको मानता नहीं है देश, और चीन के दबाव की वजह से दुनिया के बहुत सारे देश उसको नहीं मानते हैं। तो जब तक दुनिया के बाकी देश आपको नहीं मानेंगे, ताइवान को बहुत सारी कंट्रीज चीन के दबाव की वजह से नहीं मानती कि वो देश है, तो उसको देश नहीं बोला जाता है। जबकि उनका अपना कानून अलग है, वहां पर लोग भी हैं, जमीन भी है, उसके बाद भी बाकी लोग नहीं मान रहे तो नहीं होता है। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, जैसे लीगल पर्सन है ना हमारी क्या कॉर्पोरेशन कंपनी, वैसे ही बहुत सारे आइडियाज है। धर्म, रिलीजन। अब रिलीजन को सारे लोग, बहुत सारे लोगों के लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन धर्म को किसी ने छुआ है? एक आप बोलेंगे कि हमारे पास एक स्पिरिचुअल फीलिंग है ना, लेकिन उसको वो इनटेंजिबल है, उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। वो कहीं पर आपको ऐसे मिलेगा नहीं, यहां पर चले जाओगे तो आपको धर्म मिल जाएगा। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो हमारी पूरी कंपनी को, हमारे पूरे जीवन को शेप दे रहे होते हैं। उसी में आज के टाइम पर कंपनीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। क्या हो गई है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कई देशों की तुलना में काफी स्ट्रांग हो गई हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। राजनीतिक शक्ति एक होती है, एक होती है आर्थिक शक्ति।
तो एप्पल है, एक्सॉन मोबिल हुआ करती थी, अभी भी है ऑयल एंड गैस में, शेल है, रॉयल डच शेल। तो इस तरह की कंपनीज हैं जो बहुत ही ताकतवर है। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि एक समझ लीजिए एक लीगल आइडेंटिटी है, कोई इंसान नहीं, आप छू नहीं सकते हो। तो एक विचार है कंपनी, और उस विचार को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। डिफाइन किया मतलब कि कौन कौन सी चीजें होंगी, कैसे होगा। तो इसमें 3-4 चीजें आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजी क्यों जरूरी होती है? भाई कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पूंजी लानी पड़ती है हमें। अब पूंजी कहां से लेकर के आ रहे हो? एक इंसान से तो लेकर के नहीं आ रहे हो, कुछ लोगों से लेकर के नहीं आ रहे हो, कई लोगों से लेकर के आ रहे हो। अब अगर आप कई लोगों से लेकर के पूंजी आ रहे हो तो क्या हो जाएंगे? वो लोग मालिक हो जाएंगे, है ना। या तो मालिक होंगे या फिर वो हमारे कर्जदार होंगे, जिन्होंने हमको कर्ज दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? कर्ज दे रखा होगा। तो पूंजी हम लोग 2 तरह से लेकर के आते हैं। एक हो जाता है पूंजी अंश, यानी कि क्या होता है? शेयर्स। शेयर मतलब होता है हिस्सा या अंश, ठीक है। और दूसरा हो जाता है ऋण पत्र। ऋण पत्र मतलब क्या होता है? डिबेंचर हम लोग इसको बोलते हैं, डिबेंचर्स और शेयर्स। तो शेयर कैपिटल जो होती है, यानी कि आपने कुछ लोगों को हिस्सा दिया कंपनी का और उनसे पैसे लेकर क्या गए, या फिर आपने कुछ लोगों से कर्जा लिया। तो कर्जा जब ले रहे होते हैं, एक लोन अलग हो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप समझ लीजिए जो डिबेंचर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऋण पत्र। आप कंपनी इश्यू करती है कि कंपनी ने इतने पैसे का ऋण ले रखा है। तो जिन लोगों से ऋण लिया हुआ है वो लोग कंपनी के मालिक नहीं है, वो कर्जदार हैं। लेकिन जिनसे पूंजी ली है आपने हिस्सा देकर के, वो मालिक हो गए। तो क्या होता है? पहली चीज कि कई व्यक्तियों द्वारा विनियोजित होता है। विनियोजित मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो बहुत सारे लोग पूंजी में अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, योगदान देते हैं। तो वहां से क्या बन जाएगी? पूंजी। अब पूंजी आ गई, उससे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। और जो लोग पूंजी दे रहे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अंशधारी। अब अंशधारी कोई नहीं बोलता है यार, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम लोग बोलते क्या है? इनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। शेयर होल्डर्स, होल्डर्स मतलब जो धारण कर रहा है, जिसके पास रखा हुआ है, तो शेयर होल्डर्स बोलते हैं। आप लोग भी शेयर होल्डर बोलोगे, ठीक। अब क्योंकि कई लोग होते हैं तो आप ये सोचो कि जब बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी डिसीजन लेना है, मान लीजिए डिसीजन लेना है कि यार गर्मी की छुट्टी आ रही है तो इस बार घूमने चलना है। अब ये डिसीजन एक परिवार में भी जब लोग ले रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों में खींचतान होती है। कोई सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा करते हैं, पहाड़ों की तरफ चलते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं। एक मूवी आई थी, फंस गए रे ओबामा या तेरे बिन लादेन, फंस गए रे ओबामा थी, काफी अच्छी कॉमेडी मूवी थी। उसमें कुछ गुंडों का गैंग होता है, वो लोग हमेशा प्लान करते हैं कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम भी कुल्लू मनाली घूमने चलेंगे। और हो सकता है वो बोले नहीं हमें समुद्रों की तरफ जाना है, बीच पर जाना है। या कोई हो सकता है कि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग हों, वो बोले हमें तीर्थ यात्रा करनी है तो हमें धाम में जाना है, कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंट क्या है कि जब कई लोग निर्णय ले रहे होते हैं ना, तो बहुत खींचतान होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? खींचतान। कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है ये करो। तो यहां पर तो आपको पता है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 200 लोग तक हो सकते हैं, और अगर पब्लिक कंपनी है तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपनी यहाँ भारत में कंपनी है ओएनजीसी, सरकारी कंपनी है, मेन रूप से ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, ठीक है, कॉर्पोरेशन। तो अब ये कंपनी के मेरे पास भी कुछ शेयर्स पड़े हुए मान लीजिए, तो अगर मेरे पास इसके शेयर्स हैं तो मैं भी इसके उतने हिस्से का मालिक हो गया। और अगर कंपनी कैसे चलेगी तो मुझसे पूछा जाए। अब मुझे तो पता नहीं है भाई कि ऑयल एंड गैस में मेरे पास कोई एक्सपर्टीज तो है नहीं, मेरे पास कोई महारत है नहीं, मुझे बहुत ज्यादा योग्यता भी नहीं है। तो क्या मुझे कंपनी के फायदे के लिए जो निर्णय लिए जाने चाहिए उसमें बुलाए जाने की भी जरूरत है? सोचिए आप। अब आप सोचेंगे यार क्यों नहीं जरूरत है, आप तो मालिक हो, आप कुछ हिस्से के तो मालिक हो, तो आपको बुलाया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी बात क्या आएगी कि मैं मालिक तो हूं लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। तो अगर मैं अपनी अच्छी नीयत से, क्योंकि मेरा ही फायदा होगा, कंपनी अच्छा करेगी, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, तो क्या मुझे बुलाया जाना चाहिए? तो यहां पर बात समझ में आती है 2 चीजें। एक तो ये होती है कि सभी का कंपनी के प्रबंधन में भाग लेना असंभव होता है। इतने सारे लोग बैठ करके कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खींचतान हो जाती है। और आप सोचो कि इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सारे लोग एक साथ हो जाएं तब तो कुछ काम ही नहीं चल सकता है। तो मैं बोल रहा हूं हाँ, लगभग बात तो मेरी सही है। तो आप कहोगे ये तो गलत बात आप कह रहे हो, क्योंकि लोकतंत्र में तो लोगों का तंत्र है, और अगर लोग ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हैं तो सारे निर्णय लोग लेते होंगे। तो मैं बोलता हूं यार लोग नहीं लेते हैं। लोग क्या करते हैं? लोग वोट दे करके किसी और इंसान को लोगों के लिए निर्णय लेने का अधिकार दे देते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे देश में कितनी सीट्स हैं लोकसभा में? कुल मिलाकर के 552 आ जाती हैं, जिसमें से 545 पर हम लोग चुनाव वगैरह लड़ाते हैं, तो 545 सीट्स आ जाती हैं हमारे पूरे देश में। देश के लिए जो भी निर्णय लेने वाली बात है वो 545 लोग ले रहे होते हैं, देश की पूरी जनता नहीं ले रही होती है। ये होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों नहीं ले रहा होता? क्योंकि वो असंभव है यार, हम सारे लोगों को एक साथ लेकर के निर्णय नहीं ले सकते। और वही चीज हमारी कंपनी में भी हो रही है कि कंपनी के जितने भी मालिक हैं, हम सारे लोगों को एक साथ आकर के निर्णय लेना
करा ही नहीं सकते, लगभग लगभग असंभव है। और साथ में आप ये भी समझिए ओएनजीसी के मेरे पास शेयर्स हैं लेकिन मुझे जानकारी है नहीं, तो क्या मुझे निर्णय लेना भी चाहिए? मेरा ही नुकसान है उसमें। तो ये वांछनीय भी नहीं है। वांछनीय मतलब क्या होता है कि ये डिजायरेबल भी नहीं है। डिजायरेबल मतलब मैं चाहता ही नहीं हूं कि ऐसा हो, आप समझ जाए। तो फिर कौन लेगा निर्णय? कौन लेगा? तो निर्णय लेगा हमारा संचालक मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कंपनी में नॉर्मली क्या होता है ना, जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं, मालिक कुछ लोग होते हैं जिनसे मालिक में भी जिनके पास ज्यादा हिस्सेदारी होती है, उन लोगों को मिलाकर के बन जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बन जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और उसमें भी अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के कानून होते हैं जो बताते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किस किस तरह के नियम होंगे। उसमें भी हम लोग पूरे विश्व में एक रूपता लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? एमएनसीज। देखो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है ना, एमएनसीज। और क्योंकि हमारा ये काम चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूं। इनको हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। ऐसी कंपनीज जिनकी पहुंच बहुत सारे देशों में, जैसे ओएनजीसी का उदाहरण ले लीजिए, बहुत सारे देशों में। टाटा है अपने यहाँ की, बहुत सारे देशों में। एयरटेल है, अफ्रीका में भी बहुत काम करती है। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे गूगल है। आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब भी इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन यूएसए की कंपनी है। गूगल का एक पार्ट है यूट्यूब। तो होता क्या है कि जब इस तरह की कंपनीज हो रही होती है तो हमें पूरे विश्व में एक रूपता लाने की कोशिश करनी पड़ती है। और उसी प्रयास में यह डिफाइन किया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी संरचना होगी, वो किस तरह की होगी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे होते हैं कंपनी के लिए। और कई बार जो यथार्थ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करता है कि कंपनी के रोजमर्रा के काम के लिए किन किन लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक ऐसा इंसान होगा जिसको कंपनी चलाना बहुत अच्छे से आता होगा। जरूरी नहीं है वो कंपनी का मालिक हो। तो यहां पर क्या चीज आ जाती है? कंपनी प्रारूप में एक चीज ये भी आ जाती है कि जो एक्सपर्ट्स है वो कंपनी चला रहे हैं, मालिक कुछ और लोग हो सकते हैं। तो मालिक लोग ही कंपनी चलाएं ये जरूरी नहीं होता है। और जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है उनमें में ऐसा दिखता भी है कि मालिक वास्तव में कुछ और लोग होते हैं और प्रबंधन करने वाले कुछ लोग और होते हैं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं, ये मैंने क्या लिखा हुआ है? कंपनी अधिनियम 2013। ये क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है कि भारत में किसी को कंपनी कब कहा जाएगा? किसी को कंपनी तब कहा जाएगा जब वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होगी। और 2013 से पहले हमारा जो कंपनी एक्ट था, कंपनीज एक्ट, वो था 1956 का, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। मतलब अगर कानून में लिखा हुआ है और कानून के अकॉर्डिंग आपका पंजीकरण है, तभी आप कंपनी हो। क्यों? क्योंकि वास्तव में लीगल पर्सन है, बाकी तो कंपनी है ही नहीं कुछ। तो जब लीगल पर्सन है, लीगल मतलब क्या होता है? कानूनी। तो कानून में ही तो लिखा होना चाहिए और कानून के हिसाब से ही आप कंपनी बोले जा रहे हो, तभी आप एक कंपनी बन पाओगे। तो यहां पर कुछ लोग बोलते हैं कि सर एक चीज तो आपने बताई नहीं। तो मैं बोलता हूं क्या? तो बोलते हैं कि सर सारी की सारी तरह की भारत में जो कंपनीज होती हैं वो सारी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं। तो मैं बोलता हूं कि लगभग लगभग। तो बोलते हैं अच्छा, तो बाकी की कुछ कंपनीज कहां पर रजिस्टर्ड हो सकती हैं और किस तरह की कंपनीज होती हैं? तो मैं बोलता हूं यार, कुछ बैंक्स जो होती है ना हमारे यहां पर, और इंश्योरेंस कंपनीज। कौन सी? इंश्योरेंस कंपनीज। इनके लिए हम लोग अलग तरह के एक्ट्स हैं, इनके लिए अलग तरह के अधिनियम हैं। बाकी हर तरह की जो कंपनीज है ना, वो हमारी कंपनीज एक्ट से ही नियंत्रित होती हैं, रेगुलेट की जाती हैं। नियम, उनका जो भी नियमन होता है वो कंपनीज एक्ट से ही होता है। और हमारे यहाँ जो कंपनी एक्ट है अभी जो सबसे लेटेस्ट है, सारे परिवर्तन किए जाने के बाद से, वो 2013 का है। अच्छा, और इसके बाद से मैंने क्या बताया था कि पूंजी, अंश और ऋण पत्र, तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर इशू करके पैसा उठा सकते हैं या फिर शेयर इशू करके कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको क्या बता दिया? यहां पर एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग दी है इसी चैप्टर में, कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फिर हम लोग की बात क्या है? अंश पूंजी के लिए लेखांकन की है। तो अंश पूंजी का मतलब क्या होता है? अंश पूंजी का मतलब हो जाता है शेयर कैपिटल। तो इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस तरह की शेयर कैपिटल होती है, उसमें भी कुछ कुछ प्रकार आते हैं। तो वो सारी बात हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। इसमें आपको कौन कौन सी चीजें नहीं समझ में आई हो, ये सब सोच सकते हैं। हालांकि अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है जस्ट, और हमारी बुक ही स्टार्ट हुई है इसी पहले चैप्टर के साथ। तो बहुत सारी चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको क्लियर होती जाएंगी। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।